चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 7 के 7 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार के बारे में देखेंगे। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर संसाधनों का विकास किया और इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण के अपने अनुकूल बनाया था। और बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं और प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना प्रारंभ किया था, उनके लिए एक जगह अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया था। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई और नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगे एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? बस्तियां अस्थायी एवं अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई गई हों उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। और घने जंगले, गर्म रेगिस्तान अथवा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं और वे आखेट, संग्राहक, स्थानांतरी, कृषि एवं कृषि प्रवास करते हैं। और यदि अधिकांश बस्तियां आज अस्थायी बस्तियां हैं और इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। मेरी का जन्म हुआ था, ये कहानी है। मेरी का जन्मदिन था और केक काटने के लिए वो अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जम था और मेरी की माँ मिसेस थॉम्स ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाई और गहरी सांस भरी। ओ, हमारे लिए शहर में बहुत प्रदूषण है और हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में वे गांव से आया था और उसने पूछा, शहर में इतना प्रदूषण है तथा यातायात जाम क्यों होते हैं? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मेरी के पिता मिथम्स ने कहा था। और मेरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? इसकी माँ ने उत्तर दिया था कि वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मेरी ने फिर पूछा कि यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? और मिथम्स ने कहा कि यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती है और जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। और शहर में जल एवं विद्युत की कमी एवं सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा कि हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाएं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं खास सांस लेने के लिए ताज़ी हवाएं मिलती है। और जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। और ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्र हमारे सामने आते हैं। यहाँ पे ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ हैं। ग्रामीण बस्तियाँ होती है, गांव ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं और जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकते हैं। सघन बस्तियों के घर आसपास बने होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में लोग के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। और इन प्रकार की बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाले छत बनाते हैं और जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टेल्स का घर बन जाते हैं। और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारें वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती है और स्थानीय गृह सामग्री जैसे पत्थर, पंख और चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। और उसके बाद नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां बनाती है। और नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं और अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों एवं शहरों का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उससे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु चाहिए, जल की उपलब्धता, उसके बाद उपयुक्त भूमि और उसके बाद उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। और उसके बाद शब्दावली देखें। ऋतु प्रवास क्या है? तो लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं।
चलिए देखते हैं परिवहन के बारे में। परिवहन लोग एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। लोगों के परिवहन लोग एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने के अत्यधिक समय लगता था और उस समय लोग पैदल चलते थे और एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। उस समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हो गया और लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं और हमारा देश से सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है हमारे देशों में। और भारतीय अफ्रीका के एजेड पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत के यांक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा से परिवहन को द्रुत बना दिया और आज भारत में यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय ही लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत भी करता है। और परिवहन के 4 प्रमुख साधन है। सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग एवं वायु मार्ग है। उसके बाद देखें कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग हैं और भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है और स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ता है। सड़क मार्ग के बारे में देखें। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं और सड़क पक्के एवं कच्चे हो सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है और मरुस्थलीय वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थान भी सड़कें बनी होती है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राज्य मार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी सबवे कहते हैं और उसके बाद फ्लाईओवर स्थगित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। उसके बाद रेल मार्ग के बारे में देखें। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एक कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। और वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की थी। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप में वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया था। उसके बाद सुपरफास्ट रेल गाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्रता हो गई थी और उसके बाद तीव्रता भी बढ़ी थी और मैदानी भागों में रेल मार्गों का जल व्यापक रूप से फैला था। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भाली भांति विकसित हुई है और यह एशिया में सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेल मार्ग समुद्री तट से 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिनका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्री तट से 5072 मीटर है। जल मार्ग के बारे में देखें। आज पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी से में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन था और ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे। अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग होते थे। नव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्गों के लिए होता है और कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग है। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी और समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान्य को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं और यह मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजेल्स और दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन है। क्या आप विश्व के कुछ और पतनों के नाम बता सकते हैं? वायु मार्ग के बारे में देखें। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित एवं परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कुहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है और विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। और हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। और कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन हैं। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं उसके बाद काहिरा है।
क्या उसके बाद देखें, अंग्रेजी का एक शब्द है, अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के भी नाम आप पता कर सकते हैं। उसके बाद संचार देखें, संचार दूसरों के पास एक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है और तकनीकी विकास के साथ मानवों ने संचार के नए एवं तीव्र संसाधनों को विकसित कर लिया है। और उसके बाद संचार यहाँ चित्र में दिया गया है, संचार तंत्र के वर्णन का, विकास का वर्णन किया गया है यहाँ चित्र में। उसके बाद संचार के क्षेत्र में विकास के विश्व में सूचना क्रांति आई है संचार के माध्यम से, और सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता रहा है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट के संचार में तीव्रता आई है और तेल की खोज और वनों का संरक्षण, भूमिगत जल और खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि के में सैटेलाइट सहायता होता है। और अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है और इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिली है, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। और अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। पूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं।